बर्लिन की सड़कों पर कुछ क्षेत्र अब पहचान से परे तबाह हो चुके थे, क्योंकि 33 वर्षीय फोटोग्राफर विलियम वैन डेयर वॉट को पूर्व जर्मन चांसलरी भवनों के स्थान पर ले जाया गया था। कुछ दिनों पहले ये सड़कें सोवियत संघ की रेड आर्मी और जर्मन वेहरमाच के बचे हुए सैनिकों के बीच 2 सप्ताह के खूनी और कठिन युद्ध का केंद्र बनी थीं, जिसमें शहर की आबादी से भर्ती किए गए बूढ़े और युवा सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद सोवियत संघ की लाल झंडियां खंडहर बनी इमारतों से लटकी हुई थीं, जिन्होंने अब अस्तित्वहीन तीसरे राइख के स्वस्तिक को बदल दिया था। वैन डी वॉट ने लाइफ मैगजीन में रिपोर्ट की कि जर्मन राजधानी की प्रत्येक प्रमुख इमारत अब खंडहर बन गई थी। किसी जीवित चीज को कई ब्लॉकों तक देखना संभव नहीं था। मृत्यु की शांति सुनाई पड़ रही थी और केवल सड़ी हुई दुर्गंध महसूस हो रही थी। वैंडीवर्ट राइख चांसलरी के बचे हुए हिस्से में पहुंचकर उन्हें एक प्रवेश द्वार की ओर नीचे ले जाया गया। वैंडीवर्ट पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के पहले पत्रकार थे जिन्होंने हिटलर के अंतिम दिनों में जर्मन युद्ध केंद्र फ्यूहरर बंकर को देखा, जिससे पहले नाजी सपना खून में समाप्त हुआ। फ्यूहरर के मामले में अपने ही हाथों से एक अंतिम विद्रोह के कार्य में वैन डेयर वॉट ने बताया कि वह जब अंधेरे बंकर में प्रवेश किए, वहां लगभग कोई प्रकाश नहीं था। रेड आर्मी के गार्ड ने मोमबत्तियों से मार्ग दिखाया, जब तक उनके कैमरे की फ्लैश ने अंधकार को दूर नहीं किया। उनकी तस्वीरों ने अमेरिका और उससे परे के लोगों को पहली झलक दी कि फ्यूहरर, शायद बुराई का प्रतीक, कहां मरे थे। उस दिन से दुनिया हिटलर के अंतिम दिनों की कथा से मोहित हो गई है। 1945 से पहले हिटलर और उसकी फांसीवादी युद्ध मशीन को अजेय माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान पर प्रभुत्व जमाया था। उसके दुश्मनों ने भी उसे अजेय सम्राट के रूप में देखा था। इस पर उलझन थी कि वह व्यक्ति जिसने न्यूरेमबर्ग रैलियों में हजारों को मंत्रमुग्ध किया, अंधेरे गड्ढे में मर जाएगा, जैसे चूहे जहर खाने के बाद अपने घोंसले में लौटते हैं। यह फ्यूहरर बंकर के निर्माण और उस व्यक्ति के अंतिम दुर्दिनों की कहानी है जिसने संपूर्ण विजय का सपना देखा था। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहासकारों को मोहित करने वाले उस बंकर की उत्पत्ति का संकेत हिटलर की 30 जनवरी 1933 को सत्ता में आने के केवल 1 महीने बाद की घटना से मिलता है। महान युद्ध के बाद जर्मनी की राजनीति अशांत थी, सरकारें छमाई और गिर गईं और असंतुष्ट जर्मनों ने विद्रोहों में भाग लिया। सबसे प्रमुख विद्रोह बियर हॉल पुट्स था, जो 9 और 10 नवंबर 1923 को म्यूनिख में हुआ और इसे हिटलर और उनके अनुयायियों ने चलाया। हिटलर का सत्ता संभालना अस्थायी माना जाता था, खासकर क्योंकि 1933 में उनका समर्थन सीमित था, जिसके कारण राष्ट्रपति वॉन हिंडनबर्ग ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया। 1933 में जर्मनी के सत्ता केंद्र राइखस्टैग भवन को जानबूझकर आग लगाई गई, जिसका दोष डच कम्युनिस्ट मारिनस वैन डेयर लुब्बे पर लगाया गया। हालांकि अब यह समझा जाता है कि वह सिर्फ बलि का बकरा था और वास्तव में नाजी एजेंट इसके लिए जिम्मेदार थे। राइक्सटैग को जलाने से हिटलर को विपक्षी समूहों पर कार्रवाई करने और जर्मनी को कानूनी तानाशाही में बदलने की औचित्य मिली, जिसमें वह फ्यूहरर के रूप में पूर्ण नेता था। हालांकि आग ने उन्हें एक ऐसे भवन के बिना भी छोड़ दिया जिसमें वे ड्यूशलैंड चलाने का काम कर सकते थे। हिटलर ने विल्हेल्मस्ट्रासे सरकारी सड़क पर एक कार्यालय अपनाया, जो बाद में चांसलरी बन गया, लेकिन उन्हें इसके आकार और भव्यता की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक साबुन कंपनी के लिए उपयुक्त था। इसलिए साइट का विस्तार किया गया ताकि फ्यूहरर की इच्छा को पूरा कर सकें और आने वाले लोगों को प्रभावित कर सकें, परंतु विदेशी खतरों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें,
क्योंकि हिटलर ने वर्साय की संधि की पाबंदियों को हटाने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए योजनाओं में फ्यूहरर और उसके कर्मचारियों को संभावित ब्रिटिश या फ्रांसीसी हमले से बचाने के लिए हवाई आश्रय भी शामिल था। इसे साधारण रूप से राइख चांसलरी एयर रेड शेल्टर कहा गया। काम 1936 में शुरू हुआ और यह चांसलरी में किए गए एक नए बड़े स्वागत कक्ष के नीचे स्थित था, जो एक बॉलरूम के रूप में भी काम करता था। हॉल के नीचे एक तहखाना और उसमें एक गलियारा था, जो आश्रय तक 1.5 मीटर नीचे जाता था। यह आश्रय उस समय के लिए असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था, जिसमें 1.7 मीटर मोटी सुदृढ़ छत थी। यह पास के एयर मिनिस्ट्री भवन के नीचे स्थित आश्रय से दोगुना बड़ा था, जहां भारी दीवारें ऊपर की इमारत की सहारा देती थीं। पूरा होने के बाद आश्रय में एक गलियारा था, जो उसकी पूरी लंबाई में फैला था और 12 कमरों को जोड़ता था, जहां हिटलर और उनके कर्मचारी हवाई हमलों से बचकर देश का संचालन जारी रख सकते थे। लेकिन आश्रय केवल अस्थायी उपाय के रूप में बनाया गया था, न कि लंबे समय के लिए। इसके बीच हिटलर अभी भी अपने चांसलरी भवन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय वास्तुकार अल्बर्ट स्पीयर से पास की वोस्ट्रासे पर नया भवन बनाने का आदेश दिया। नई राइख चांसलरी का निर्माण हिटलर की शक्ति की भावना की रक्षा और विदेशी आगंतुकों पर प्रभाव डालने के अलावा और भी कई कामों के लिए किया गया था। यह बर्लिन को दुनिया के नवीनतम सुपर महानगर में बदलने के उनके प्रयास का पहला कदम था, जिसे जर्मानिया कहा जाएगा। स्पीयर हिटलर के भव्य डिजाइन पर जोर देकर विशाल सम्मान न्यायालय एरेनहोफ का निर्माण देखरेख करेंगे, जहां आगंतुकों का स्वागत मूर्तिकार अर्नो ब्रेकर की वेहरमाचट और पार्टी नामक मूर्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसका अर्थ है सशस्त्र बल और पार्टी। 17 फीट ऊंचे द्विद्वार और 145 मीटर लंबी गैलरी से होकर, जो वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स का 2 गुना है, लोग हिटलर के विशाल 400 मीटर वर्ग कार्यालय तक पहुंचेंगे, ग्रह के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक की उपस्थिति को महसूस करते हुए। वर्साय की संधि को तोड़ने और बिना सैन्य विरोध के अपने विस्तार के बाद 1939 में प्रवेश करते समय नाजियों को अजेयता का अनुभव हुआ। बर्लिन वासियों के लिए खुशी की बात थी कि लुफ्टवाफे के प्रमुख रीट्स मार्शल हरमन गोरिंग ने वादा किया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध की घोषणा के बाद भी जर्मन लड़ाकू रक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई विमान रूहर तक नहीं पहुंच सकता। तीसरे रीच की राजधानी की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें हरमन मेयर नहीं बल्कि हरमन गोरिंग कहा जाएगा, जो अपमानजनक समझा जाता है। 7 जून 1940 को, जब फ्रांस संकट में था, एक अकेला फॉरमन NC 223 बम वर्षक, जिसे जूल्स वर्ने कहा गया, बर्लिन के सीमेंस फैक्ट्री पर 8,521 पाउंड के बम गिरा चुका था। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि मिशन को विरोध के बिना ही पूरा किया गया। गोरिंग ने नाम नहीं बदलने के बावजूद जर्मन नेतृत्व को यह समझ था कि मिशन फ्रांसीसी युद्ध प्रयास केवल व्यावहारिक निर्णय नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी था, और यह याददाश्त थी कि राइख की राजधानी असुरक्षित थी। बर्लिन के लोगों की बात करें तो अधिकारियों ने उन्हें यह विश्वास दिलाने में सक्षम थे कि उन्होंने जो विस्फोट सुने वे औद्योगिक दुर्घटनाओं का परिणाम थे। हालांकि 25 अगस्त 1940 को ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स की यात्रा को छुपाना संभव नहीं था। बर्लिन पर RAF का हमला लुफ्टवाफ के लंदन पर बमबारी का प्रतिक्रिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटेन की संघर्ष के विस्तार का हिस्सा माना। आशा की गई थी कि ब्रिटिश नागरिकों का आतंकित होने से समर्पण की मांग होगी, और इसने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया। RAF की बर्लिन के खिलाफ शुरुआती बमबारी में कई समस्याएं थीं और परिणाम मिले जुले थे। हालांकि यह जर्मन नेतृत्व को चिंतित करने के लिए पर्याप्त था कि बर्लिन में काम करने वाले उच्च आदेश के सदस्य ब्रिटिश बमों के प्रहार से मर सकते हैं, शायद फ्यूहरर भी शामिल हों। इसका गंभीर प्रभाव जर्मन मनोबल पर पड़ सकता था, यह देखते हुए कि नाजी समाज हिटलर की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार था। हिटलर के युद्ध की सार्वजनिक धारणा के बावजूद, जो जोसेफ गोइबल्स के प्रचार से निर्मित थी, उसने फ्यूहरर को राजधानी से युद्ध का नेतृत्व करते हुए देखा। 1940 से हिटलर ने बर्लिन में समय बिताने को कम कर दिया। यह उनके नवीनतम विजय की तरह
फ्रांस और एफिल टावर का दौरा करने की शुरुआत थी। जब ब्रिटेन के साथ युद्ध में बाधाएं आईं, उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस में अपने इतालवी सहयोगी मुसोलिनी की सहायता को छोड़ वे पूर्व में सोवियत संघ के खिलाफ होने वाले आगामी युद्ध की ओर अधिक ध्यान देने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपना समय या तो पूर्वी प्रशिया के माजूरियन जंगलों में स्थित अपने वुल्फ्स लेयर नामक युद्धकालीन कमांड बंकर में बिताया, जो आज का पोलैंड है, या दक्षिण पूर्व जर्मनी के बर्चटेस गार्डेन के निकट स्थित ईगल्स नेस्ट नामक छुट्टी के आश्रय में। लेकिन 1923 तक यह साफ हो गया था कि परिस्थितियां बदल रही थीं। उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई, जो हिटलर के लिए मामूली घटना थी, ने रोमल के अफ्रीका कॉर्प्स की हार की ओर निर्देशित की और मित्र देशों की सेनाएं अब इटली की ओर अग्रसर हो रही थीं। पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना धीरे धीरे पश्चिम की ओर प्रस्थान कर रही थी और ब्रिटेन में पश्चिमी मित्र राष्ट्र यूरोप में पुनर्वापसी की योजना बना रहे थे। हालांकि केवल कुछ नाजी नेताओं ने हार की संभावना को मान्यता दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध और भी कठिन होगा और वुल्फ्स लेयर भी जल्द ही कब्जे में आ सकता है। इसलिए फ्यूहरर के लिए बर्लिन में वेहरमाच्ट की कमान स्थानांतरित करने की योजनाएं बनाई गईं। लेकिन यह कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, बल्कि इससे बहुत दूर था। मित्र राष्ट्रों की बमबारी अभियान ने नेविगेशन और लड़ाकू सुरक्षा की कई शुरुआती चुनौतियों को समाप्त किया था और अब तक बर्लिन शहर मित्र राष्ट्रों के भारी बमवर्षकों द्वारा निरंतर बमबारी के प्रभाव में था। हिटलर की सुरक्षा के लिए चांसलरी भवन के नीचे फ्यूहरर के लिए एक पूर्ण रूप से संचालित बंकर को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया था, बजाय हवाई हमलों को बाधित करने का। इस निर्णय के अनुसार एक अतिरिक्त परिसर बनाया जाएगा जो मूल आश्रय से 6.5 मीटर गहरा होगा और इसकी 3 मीटर या 9 फीट 24.4 सेंटीमीटर मोटी सुदृढ़ छत होगी। अतिरिक्त बंकर में हिटलर और उसके स्टाफ के लिए 30 कमरे थे, जिसे स्वतंत्रता के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें चिकित्सा, खानपान सुविधाएं और रहने की जगह शामिल थी। डीजल जनरेटर बिजली उपलब्ध कराता था। पानी कुएं से पंप होता था। संचार प्रणालियों में टेलेक्स, टेलीफोन स्विच बोर्ड और बाहरी एंटीना वाला सेना रेडियो सेट शामिल था, जो हिटलर को जानकारी प्राप्त करने और आदेश प्रसारित करने में सहायता करता था। बंकर के कार्य को जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए आश्चर्यजनक तरीके से जल्दी समाप्त कर दिया गया था। अब हिटलर के क्वार्टर को भव्यतापूर्वक सजाने का समय था। मूल हवाई हमले का आश्रय नए खंड के साथ काम करने के लिए अनुकूलित किया गया था और इसे वॉर बंकर, ऊपरी बंकर के रूप में जाना जाने लगा, जबकि निचले खंड को फ्यूहरर बंकर के रूप में जाना जाने लगा। अक्टूबर 1944 में वुल्फ्स लेयर को खतरा मिला जब रेड आर्मी ने पूर्वी प्रशिया में हमला किया। 20 नवंबर 1944 को, एक महीने बाद, हिटलर ने अंतिम बार बंकर छोड़ा, जहां उन्होंने पिछले 3 वर्षों में 800 से अधिक दिन बिताए। यह उनका युद्ध के दौरान सबसे लंबा समय था और यही स्थल 20 जुलाई 1944 के प्रसिद्ध हत्या के प्रयास का भी था। हिटलर ने जर्मन सेना के षड्यंत्रकारियों द्वारा बंकर में तस्करी करके लाए गए बम के विस्फोट से मुश्किल से बचने का प्रयास किया। अब तक युद्ध ने फ्यूहरर पर भारी असर डाला था। वह व्यक्ति जिसने अपनी ऊर्जा से रैलियों में हजारों लोगों को मोहित किया था और आर्यन शुद्धता पर आधारित विश्व वर्चस्व का भविष्य वादा किया था, वह चला गया था। उसकी जगह एक फ्यूहरर था जिसकी मानसिक स्थिति तनाव, उसके चिकित्सकों द्वारा दवाओं के मिश्रण के सेवन और पार्किंसन रोग से बढ़ते प्रभाव के कारण बिगड़ रही थी। ईवा ब्राउन, जो 16 वर्षों से हिटलर की प्रेमिका थी, वर्तमान कार्यों में केंद्रित रहने की चुनौती स्वीकार करती थीं। जनवरी 1945 में उन्होंने हिटलर को फ्यूहरर बंकर से पीछे हटने का समय समझाया। हिटलर और ब्राउन अपने अधिकांश स्टाफ और परिवारों के साथ 16 जनवरी 1945 को वहां बस गए। बहुत से लोग जानते थे कि बंकर से बाहर जीने की संभावना कम है, लेकिन फ्यूहरर के लिए, जिनकी दीवारें शानदार फर्नीचर और सुंदर कलाकृतियों से सजी थीं, बंकर ने उनकी मानसिक स्थिति पर अलग प्रभाव डाला, कम से कम शुरुआत में। बाहरी दुनिया के भयावहता से मुक्त होकर उनका मन हार के जबड़े से जीत छीनने की कल्पनाएं करने लगा। जर्मन तकनीकी श्रेष्ठता पर आस्था रखने वाले, उन्होंने मान्य किया
कि एमआई 238 फाइटर जेट V2 बैलिस्टिक मिसाइल और माउस सुपर हेवी टैंक जैसे हथियार जर्मनी की किस्मत बदल देंगे। यह स्थिति ऐसी थी कि उन हथियारों का समर्थन करने वाला ढांचा धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों के बम वर्षकों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। अप्रैल में सोवियत सैनिक बर्लिन के आसपास पहुंच गए थे और पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने जोसेफ स्टालिन की अंतिम जीत की सहमति व्यक्त की। हिटलर पहले फ्यूहरर बंकर में अब शहर की रक्षा का योजना बना रहे थे, जिसमें कम उम्र के लड़कों को सैन्य सेवा में शामिल करना भी शामिल था। युद्ध प्रयासों की इतनी कम जानकारी थी कि हिटलर को नवीनतम घटनाओं के लिए बीबीसी का प्रसारण सुनना पड़ा, वो जानते हुए भी कि इसे सुनना जर्मन नागरिकों के लिए गैर कानूनी था। हिटलर को अंतिम बार अपने 56वें जन्मदिन 20 अप्रैल 1945 को बंकर के बाहर देखा गया। उन्होंने राजधानी की रक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया और हरमन गोरिंग जैसे नाजियों से एक दयनीय समारोह में मुलाकात की। यह आखिरी बार होगा जब ऐसा हुआ। बंकर ने निवासियों को शारीरिक सुरक्षा दी, पर मानसिक रूप से यह एक यातना कक्ष था। भीतर की संकीर्ण सीमाओं से हर जगह भीड़-भाड़ और घुटन का अनुभव होता था। प्राकृतिक प्रकाश की कमी से यह भावना और भी बढ़ गई थी। भूजल को बाहर निकालने और दीवारों पर नमी को साफ करने में संघर्ष करना पड़ता था। जबकि फ्यूहरर और उनकी प्रेमिका ने आराम लिया, बाकी लोगों के लिए बंकर में जीना कठिन था। निश्चित रूप से यह सब उस पृष्ठभूमि के खिलाफ था जिसमें रेड आर्मी हर दिन और अधिक करीब आ रही थी। अप्रैल 1945 तक सोवियत सैनिकों द्वारा पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के जर्मन नागरिकों के साथ की गई कार्यवाही की कहानियां प्रचलित थीं। हत्या, बलात्कार और यातना सोवियत नियंत्रित क्षेत्रों में महामारी बन गए। 3 साल पहले सोवियत अधिकारियों ने सैनिकों को जर्मन सैनिकों के कृत्यों का बदला लेने के लिए अपनी काली इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति दी थी। इस सत्य का सामना कर बंकर की जनसंख्या भय और निराशा से परिवेष्टित हो गई और कुछ लोग अपना डर कम करने के उपाय ढूंढने लगे, यद्यपि केवल अस्थायी रूप से। बंकर में बड़े शराब के भंडार और वहां होने वाली पार्टियां, जहां नैतिकता को बलिदान कर दिया जाता था, ये सब इस प्रयास में सहायक थे। उदाहरण स्वरूप, हिटलर के नापसंदीदा निजी सचिव मार्टिन बोरमन अपने विशेष व्यभिचार के लिए महिलाओं के साथ प्रसिद्ध हुए, सोवियत सेना के बलात्कार गिरोहों से छिपते हुए। हिटलर ने अपने चिकित्सक डॉक्टर थियोडोर मोरेल की दवाओं के कॉकटेल से सामना करते रहे, जब तक वह महसूस नहीं कर बैठे कि वे अब सिर्फ एक नशेड़ी बन गए थे। उन्होंने कथित तौर पर मोरेल को बुलाया और अपने विशिष्ट क्रोध में से एक में चले गए, जिसके दौरान उन्होंने घोषणा की, उद्धरण, तुमने मुझे पूरे समय अफीम दी है, बंकर से बाहर निकलो और मुझे अकेला छोड़ो। उद्धरण समाप्त। 21 अप्रैल 1945 को डॉक्टर मोरेल अपने दवाओं के साथ बंकर छोड़कर चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर की अंतिम दिनों में उनकी बीमारियां उनके वापसी लक्षणों की वजह से हो सकती थीं। लेकिन सभी ने रासायनिक या यौन साधनों से मुक्ति नहीं पाई। सोवियतों के हाथों उनके साथ क्या हो सकता है, इस डर को देखते हुए बर्लिन वासियों के बीच आत्महत्या व्यापक हो गई और यह विचार बंकर में मौजूद लोगों में भी फैलने लगा, जिसमें हिटलर खुद भी शामिल था। सिर्फ सवाल यह था कि कब। 19 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की। यह उसके प्रति आभार का इशारा था। अगली सुबह मिसेस हिटलर ने बंकर के चिकित्सा स्टाफ और दोस्तों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान हिटलर ने एसएस चिकित्सक वर्नर हास्य से कहा कि वे अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ मरना चाहते थे। उनकी योजना में हिटलर और एवा को साइनाइड खाने और एक ही समय पर एक दूसरे को गोली मारने का समावेश था। डरते हुए कि साइनाइड असफल हो सकता है, हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी पर एक कैप्सूल का परीक्षण किया। जानवर की तुरंत मौत से फ्यूहरर को अपनी मृत्यु योजना के बारे में आश्वासन मिला। 30 अप्रैल 1945 की सुबह आखिरी बार आसमान देखने के बाद मिस्टर और मिसेस हिटलर वापस अंदर चले गए। रेड आर्मी की गूंज के कारण, जो बमबारी से नष्ट चांसलरी भवनों पर हमला कर रही थी। 1430 घंटे पर कर्मचारियों को धन्यवाद देने और भागने की सलाह देने के बाद एडोल्फ और ईवा हिटलर ने अपने निजी क्वार्टर में जाकर दरवाजा बंद कर दिया।
यह उन्हें जीवित देखने का आखिरी बार था। कुछ घंटों बाद हिटलर के सेवक हेंज लिंगर और मार्टिन बोरमन कमरे में दाखिल हुए और उनके निर्जीव शरीर पाए। फ्यूहरर, इस व्यक्ति जिसने इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध को उकसाया था, जिसने लाखों लोगों पर औद्योगिक पैमाने पर इतना कष्ट लाया था, अब मर चुका था। और आत्महत्याएं भी हुईं, जिसमें जोसेफ गोएबल्स और पत्नी माग्दा ने बंकर में रहते हुए अपने 6 बच्चों को मार डाला। हिटलर और गोएबल्स के शवों को फिर जलाया गया ताकि उन्हें रेड आर्मी की ट्रॉफी न बनाया जा सके। सोवियत सैनिकों ने अंततः 2 मई 1945 की सुबह बंकर पर कब्जा कर लिया। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन, जो आमतौर पर अपनी सफलताओं का प्रदर्शन करते थे, नहीं चाहते थे कि उनका बंकर सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह हिटलर के भक्तों का तीर्थ स्थल बन जाएगा। इसलिए इसका सील कर दिया गया और विशाल चांसलरी परिसर को ध्वस्त कर दिया गया। 1980 के दशक में पूर्वी जर्मन अधिकारियों ने बंकर के स्थान पर एक अपार्टमेंट ब्लॉक निर्माण शुरू किया, जिसके दौरान इसे फिर से खोला और पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की ताकि बंकर के दाग को मिटाया जा सके। 2006 तक बर्लिन के अधिकारियों ने वास्तव में पुष्टि नहीं की थी कि अब एक साधारण पार्किंग स्थल उस स्थान पर है जहां हिटलर ने आत्महत्या की थी। आज केवल एक साधारण नोटिस बोर्ड, जिसमें बंकर के आकार और लेआउट का आभास देने के लिए उसका एक आरेख शामिल है, ही बचा है, जबकि थोड़ी ही दूरी पर होलोकॉस्ट मेमोरियल का स्थल है।